हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करते हैं नदी भूगोलिक व्यवस्था की सेशन में हम पढ़ेंगे आज दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके संबंधित जो भी पृष्ठभूमि थी उसको भी मैंने बताया था कि किन किन कारणों के कारण जो है स्थायी बंदोबस्त सामने आया था और इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। 1757 से लेकर जो 1784 तक की जो पृष्ठभूमि थी मैंने आपको वही बताई कि ये 1757 में जो 24 परगना का क्षेत्र जीतते हैं। उसके बाद 1760 फिर 1765 इसके बाद क्या देखते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। जैसे कि 1757 में प्लासी के युद्ध में 24 परगना का क्षेत्र जीता था। इसके बाद 1760 में मिदनापुर चिटगांव बर्धमान जीता था, मतलब लिया था किससे, मेर काफी से। 1765 में जो कहते हैं इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र ले लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद इन्होंने 65 से लेकर 1765 से लेकर 1772 तक का जो पूरा मतलब समय है उसमें इन्होंने द्वैध शासन लगाया था। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि द्वैध शासन क्या था। जो भी महत्वपूर्ण विषय थे वो रखते थे अंग्रेज अपने पास, और जो भी हस्तांतरित विषय थे, ठीक है, जो भी कम महत्वपूर्ण विषय थे वो दे दिए थे नवाब को। तो यही था द्वैध शासन, 1765 से लेकर 72 तक चला था। और इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं भारत का शोषण किया था। तो पूरे बंगाल बिहार उड़ीसा का इतना अच्छा शोषण किया कि इसको पर्सिवियर स्पीयर ने बेसरमी एवं लूट का काल भी कहा था। ठीक है, तो इसके बाद 1772 में बारेन हेस्टिंग्स आता है, उसने क्या किया कि जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद 1772 से 77 तक कहते हैं कि चला था कहते हैं पंचसाला व्यवस्था उसने चलाई थी, जिसमें 5 साल में एक बार बोली लगाई जाती थी। जो सबसे अधिक बोली लगाता उसी को भूराल से वसूलने का मौका मिलता था। इसके बाद 1777 में क्या हुआ कि उसने बारेन हेस्टिंग्स ने ही एक पंचसाला व्यवस्था समाप्त करके एक साला व्यवस्था लेकर आया कि 1777 से उसने क्या किया कि भैया ऐसा है, अब हर साल बोली लगाई जाएगी, जो सबसे अधिक मतलब हमें रुपये देगा उसी को ही भूराल से वसूलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, 1777 से स्टार्ट होती। इसके बाद 1784 में इंग्लैंड में जो भी संसद के जो भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब जो बार बार आप मतलब धनराशि बदल बदल के हमें भू राजस्व के रूप में देते हैं, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसा कीजिए, स्थायी बंदोबस्त लेकर आइए और हमें एक स्थायी धनराशि दीजिए जिससे कि हम आगे के जो भी कार्य हैं उनमें अपना सही तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो इसके बाद 1790 में यहाँ पे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि 1790 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त केवल प्रारंभ किया था, एक प्रैक्टिकल था जो कि जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, और 22 मार्च 1793 को इन्होंने कहते हैं पूरा का पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा जो कि पूरा का पूरा क्षेत्र था, और गाजीपुर बनारस खंड का जो भी क्षेत्र था, कर्नाटक का तो भी थोड़ा सा क्षेत्र था, पूरे के पूरे क्षेत्र में इन्होंने लगा दिया क्या कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसको हमने पढ़ा था कि कार्नवालिस ने लगाया था। 19% क्षेत्र पर था और 10/11 कहते हैं 10/11 भाग अंग्रेजों को सरकार को मिलता था और 1/11 भाग किसको मिलता था, वो मिलता था कहते हैं जमींदारों को। इसके बाद उसी अधिनियम में कहते हैं जो स्थायी बंदोबस्त था उसी में 1794 में एक आता है सूर्यास्त कानून। इसमें कहता कि अमुक मतलब तारीख ये निश्चित करते थे कि इस तारीख की शाम तक आपको यदि जमींदारों ने लगान को सरकार को वसूल कर नहीं दिया तो आपकी भी जमींदारों की भी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाएगी। जिसका परिणाम यही हुआ कि 17% पूरे टोटल 100% में से 17% जमींदारों की जमींदारी ही नीलाम कर दी गई। हालांकि ये पूरे का पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है कि स्थायी बंदोबस्त का पूरा जो परिणाम हुआ वो कहते हैं किसानों की बदहाली ही निकला। किसानों का इतना शोषण हुआ कि किसान बर्बाद हो गए, और यही पूरा का पूरा रीजन था जिसके कारण लेकर आए रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको लाने के पीछे का जो पूरा का पूरा रीजन था वो यही था, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ कह देते हैं व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ कि ये क्या थी। ठीक है, और कहते हैं ये किसके साथ लागू मतलब किसके साथ की गई थी, तो सारे संदर्भ समझ लेते हैं। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था था मतलब किसके साथ ये मतलब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये किसके साथ ये मतलब किया गया था ये मतलब बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये रैयत अर्थात मैं आपको समझा दूँ, इसमें भी मैसेज शब्द निकलता है रैयत। रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है,
तो वहाँ समझ चुके होंगे कि ये किसानों के साथ की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किसानों के साथ एक की गई थी, और उसमें था क्या कि ये मतलब कहते हैं ये दक्षिण भारत में कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, उसी का पूरा जो क्षेत्र था उसी में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें क्या था कि सबसे इसके पीछे 2-3 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि दक्षिण भारत में जमींदार थे ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आए। दूसरी बात ये भी थी कि जमींदार जो थे ये मतलब एक बिचौलिया वर्ग कहते हैं कि मतलब किसान और अंग्रेजों के बीच एक बिचौलिया वर्ग था, तो इसके कारण ही बहुत सारा शोषण हुआ। तो इन्होंने इस कारण से भी ये व्यवस्था मतलब जमींदारी व्यवस्था नहीं की थी, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन था कि ये दक्षिण भारत में जमींदार भी नहीं थे, दूसरा ये जमींदारों को ये देना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए भी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आए और किसानों के साथ की गई थी। अब ये व्यवस्था मतलब कब दी गई थी, ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त जो था 1790 में स्टार्ट हुआ था। 22 मार्च 1793 को ये पूर्ण रूप से मतलब पूरे के पूरे बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू कर दिया। लेकिन ये जो व्यवस्था थी कहते हैं ये आई थी 1792 में, ठीक है। ये 1792 में ये कहा गया, 1792 का जो मतलब दिनांक है इसमें कहा गया था कि कर्नल रीड था, कर्नल जो रीड था उसने कर दिया था ये केवल जो प्रैक्टिकल किया था। सबसे पहले ये अंग्रेज क्या करते थे कि किसी भी क्षेत्र में ये व्यवस्था सफल होगी या नहीं उससे सबसे पहले प्रैक्टिकल करते थे। तो इन्होंने जो 1792 में एक करते हैं मद्रास का एक क्षेत्र था, उसका नाम है 12 माइल, ठीक है। ये 12 माइल जो क्षेत्र था ये पड़ता है मद्रास में, ठीक है, मद्रास में पड़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने 1792 में पूछा था कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ लागू की, तो ये की थी 12 माइल जो कि मद्रास में ये पड़ता है। और किसने लागू की, तो कर्नल रीड ने प्रायोगिक रूप से की थी, ठीक है। इसके बाद 1792 में क्या हुआ, इसके बाद 1792 में इसके बाद इन्होंने किया था 1820, ठीक है, 1820 में जब एक प्रैक्टिकल इनका सफल हो गया तो इन्होंने 1820 में मद्रास जो कि प्रेसिडेंसी पड़ती है, आगे मैं आपको बता दूंगा कि प्रेसिडेंसी क्या होती है, ठीक है। जो मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र था कहते हैं कि यहाँ पर थी मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर थी बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, यहाँ पर थी मद्रास, यहाँ पर थी बम्बई। मतलब कहते हैं कि सर्वप्रथम जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने पैर जो है वो 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई थी। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर इन्होंने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये दोनों बची थी। तो इसके बाद कहा जाता कि मद्रास प्रेसिडेंसी पर 1820 में इन्होंने ये पूरे की पूरी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ कर दी, ठीक है। 1792 में इन्होंने केवल एक जिला था जो कि मद्रास था, उसी में लागू की थी। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको प्रश्न के हिसाब से बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ की गई थी, तो ऑप्शन देगा जमींदार, किसान, या मतलब उप जमींदार, इस प्रकार से ऑप्शन दे देता है। तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि रैयत का अर्थ होता ही किसान, ठीक है, तो किसानों के साथ की गई थी। सर्वप्रथम ये कब लागू की गई थी, तो 1792 में ये सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब पूछेंगे कहाँ दी गई, तो 12 माइल जिला, अगर 12 माइल नहीं देगा आप तो देगा आपको ऑप्शन में मद्रास, ठीक है। इसके बाद कर्नल रीड ने ही ये लागू की थी प्रायोगिक रूप से। इसके बाद 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, कहते हैं पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पर इसका जो क्षेत्र था, कहते हैं जहाँ जहाँ इसका क्षेत्र था वहाँ ये पूरी की पूरी लागू कर दी। इसके बाद 1825 में ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी है यहाँ पर भी 1825 में इन्होंने लागू कर दी, ठीक है, और यहाँ पर 1820 में इन्होंने लागू कर दी। तो 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके बाद 1825 में पूरी जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर भी इन्होंने लागू कर दी 1825 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1858 की जब डेट आती है, तो 1858 में इन्होंने पूरे का पूरा जो दक्कन का क्षेत्र था, पूरे दक्कन, ठीक है, तो 1858 तक ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूरे दक्कन का क्षेत्र पड़ता है, पूरे दक्कन में, यहाँ पर दक्कन का क्षेत्र पड़ता है, ये कहते हैं यहाँ पर पूरा क्षेत्र पड़ता है दक्कन, ठीक है। तो दक्कन के पूरे क्षेत्र में इन्होंने 1858 तक पूरे दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। वैसे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था
किसानों के साथ की गई थी। 1792 में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने इसको 12वें जिले में लागू किया गया था, जो कि मद्रास में पड़ता है। 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पूरी लागू कर दी गई। 1825 में बम्बई में लागू की गई थी, पूरी बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसके बाद 1858 तक ये पूरे दक्कन क्षेत्र में भी लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब आपको और भी कुछ बातें इसके परिणाम क्या हुए उसको भी समझा देता हूँ। इसके परिणाम क्या हुए, तो कहते हैं कि परिणाम यही हुए, मतलब इनके जो जो रैयतवाड़ी कहते हैं, इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त लाए थे उन्हीं के थ्रू, मतलब कहते हैं उन्हीं के तरह ही इसमें भी परिणाम होते हैं। हालांकि क्योंकि ये करते क्या थे, अधिक से अधिक भू राजस्व व्यवस्था, मतलब अधिक से अधिक भू राजस्व कलेक्ट करते थे। जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये जो क्षेत्र था कहते हैं पूरा का पूरा 51% क्षेत्र पर लागू थी। 1% पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने % क्षेत्र पर लागू थी। 19% क्षेत्र पर लागू थी स्थायी बंदोबस्त, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो होता है 70%। अर्थात कितना बचा है, 30%। जो 30% क्षेत्र था इस पर लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, और 51% पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और 30% क्षेत्र पर लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन लागू थी, तो सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। अब इसमें था क्या, ये जो इसमें कहते हैं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या था कि सरकार और किसान के बीच बंदोबस्त अर्थात बिचौलिया की कोई मतलब इसमें बिचौलिया नहीं थे। और दूसरी व्यवस्था ये थी कि भू राजस्व की अदायगी ना होने पर किसान भूमि को गिरवी भी रख सकता, अपनी भूमि को बेच भी सकता था। तो ये सारी बातें भी थी। अर्थात अगर आप भू राजस्व मतलब दे नहीं पा रहे हो, जैसे कि जो भी किसान थे वो भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमीन जो थी वो गिरवी भी रख सकते थे, बेच भी रखते थे। अर्थात कहते हैं तो जब बेचने जाते थे या गिरवी रखते थे तो ये साहूकार वर्ग तैयार हुआ। साहूकार वर्ग तैयार हुआ तो इसमें क्या था कि यदि आपने किसी साहूकार को वो अपनी जमीन दे दी, ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे जो है आप भू राजस्व देते रहिए, आपका बेटा भी देता रहेगा, बेटे का बेटा भी देता रहेगा, लेकिन आपकी जो कहते हैं आपकी जो जमीन है वो आप उनसे नहीं ले सकते। क्योंकि इसमें होता क्या था कि वो लगान मतलब क्योंकि एक तो उसमें के लोग जो थे वो अनपढ़ कहते ज़्यादा थे, ठीक है, तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये सारी इन अशिक्षा के कारण ही ये सारी व्यवस्थाएं भी इनका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। यदि आप शिक्षित होंगे तो आप सारी बातों को पढ़ सकते हैं, कोई भी उसमें लिखा हुआ है तो सारी बातें समझ सकते हैं। लेकिन उस समय अशिक्षा का दौर सबसे अधिक था। इसके कारण क्या होता था कि साहूकार जो वर्ग थे ये जमीनों की जो कहते हैं, जैसे कि जो भी किसान थे वो अपनी जमीनों का जब भू राजस्व नहीं दे पाते थे तो साहूकारों के पास जाते थे और उनसे पैसे लेकर भू राजस्व मतलब देते थे। जब उनसे अब इन्होंने यहाँ से साहूकारों से पैसा लिया तो वो पैसा जो है वो पैसा ही इनका नहीं निपट पाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जमीन साहूकारों के चंगुल में फंसना प्रारंभ हो गए। जब साहूकारों की मतलब कहते हैं साहूकारों के चंगुल में फंसना प्रारंभ हुए तो इनको वहाँ से भी समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये सारी भी समस्याएं थी। अब साहूकार जो एक बिचौलिया मतलब वहाँ पर तो जमींदार बिचौलिया था, यहाँ पर साहूकार बिचौलिया बन के आ गए, तो ये सारी भी समस्याएं थी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं आपको परिणाम बता दूँ तो परिणाम समझिए। परिणाम मतलब कहते हैं परिणाम यही हुआ कि आखिरकार जैसे कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें किसानों का अधिक से अधिक शोषण हुआ, यहाँ पर भी किसानों का अधिक से अधिक शोषण हुआ और किसानों की बदहाली ही निकला। किसान साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए और उसके कारण उनकी जमींदार मतलब जमीनें जो थी वो धीरे धीरे पूरी जब्त करते चली गई और उसके कारण किसान बहुत मतलब कहते हैं धीरे धीरे करके दरिंदगी के दलदल में फंसते जा रहे थे। तो कहते हैं कि इसका भी परिणाम वही हुआ जो कि स्थायी बंदोबस्त में हुआ था। अब हम समझेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कहते हैं इसे इसके बाद है वो महलवाड़ी बंदोबस्त, उसको समझिए। महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था, अब मैं आपको समझाता हूँ महलवाड़ी व्यवस्था ये कब लागू हुई थी। सबसे पहले ये बात करूँ तो ये कब लागू हुई थी इसके बारे में कहते हैं
हालांकि मैं रैयतवाड़ी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया वो भी समझा है। जैसे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था मैंने आपको शायद 2 कॉन्सेप्ट बचे उनको भी बता देते, इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि उसमें पूछा था कि किसने ये व्यवस्था लागू की थी, तो सर्वप्रथम कर्नल रीड जो था उसी ने सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के एक 12 माइल जिला है उसमें लागू की थी। इसके बाद जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी मैंने आपको बताई थी 1820 में, तो उसमें मद्रास का एक गवर्नर बनाया गया था जिसका नाम था थॉमस मुनरो। ठीक है, तो मुनरो जो था उसी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद जो बम्बई मैंने आपको बताया था कि 1825 में, तो बम्बई में कहते हैं एल्फिंस्टन एक व्यक्ति था। ठीक है, तो एल्फिंस्टन एक कॉलेज भी है बम्बई में, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन ने वहाँ पर लागू की थी। तो ये सारी बातें थी मैंने आपको बता दी कि किसने लागू की थी और कब लागू की, तो बहुत सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बनते हैं मारवाड़ी व्यवस्था। ये सर्वप्रथम कर देते हैं 1819 में ये व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। और ये जो क्षेत्र था कहते हैं 1819 में लागू की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक विचार जिनका नाम है कहते हैं हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी उनका नाम है, हॉल्ट मैकेंजी नाम है। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1819 में क्या किया कि इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था कि भैया ऐसा है, हमें यहाँ पर जो है व्यवस्था लागू करनी है। और 1819 में केवल एक विचार दिया था, समझिए ध्यान से कौन से को समझिए, इन्होंने केवल विचार दिया था। इसके बाद 1822 में इन्होंने क्या किया कि जो मारवाड़ी व्यवस्था है इसको कह देते हैं कानूनी रूप दिया, कानूनी रूप दिया। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया सर्वप्रथम 1819 में कहते हैं हॉल्ट मैकेंजी ने विचार दिया था मारवाड़ी व्यवस्था का, और 1822 में कानूनी रूप दिया था। ठीक है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ कि ये मारवाड़ी व्यवस्था ठीक है। सबसे माल का अर्थ होता है गाँव। ठीक है, गाँव या जागीर। ठीक है, तो गाँव अर्थात ये जो मारवाड़ी व्यवस्था थी एक गाँव मतलब पूरे के पूरे गाँव से की गई थी। अर्थात कहा जाता था जैसे कि आपने देखा होगा आज के समय में कि गांव का एक मुखिया होता है, तो गांव का जो मुखिया था वो पूरे पूरे सभी गांव वासियों से मतलब लगान ले लेता था। और उस गांव के मुखिया से अर्थात पूरे गांव के मुखिया से जो कहते हैं जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सरकार, वो गांव के मुखिया से पूरा पूरा लगान ले लेते थे। तो यही थी मारवाड़ी व्यवस्था। अर्थात ये पूछा जाता है कि मारवाड़ी व्यवस्था किसके साथ की गई थी, तो ऑप्शन देगा जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, गाँव के साथ, या मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन मतलब इसमें उत्तर सही होगा गाँव के साथ। ठीक है, तो मारवाड़ी व्यवस्था जो थी वो गांव या जागीर मतलब गांव के साथ की गई थी। और 1822 में इसको कानूनी रूप मतलब दिया गया। इसके बाद 1833 की जो डेट आती है 1833 में क्या होगा कि ये जो मारवाड़ी व्यवस्था थी ये पूरे करते हैं, ये पूरे मतलब पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था। 1833 में इसको जो है व्यवस्थित रूप मिला था, और यहाँ पर 1822 में केवल कानूनी रूप मिला था, और 1819 में केवल एक विचार दिया था कि मालगाड़ी व्यवस्था लाई जाए, और उसने दिया था तो हॉल्ट मैकेंजी ने यह विचार दिया था। ठीक है, अब ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी तो मैंने आपको बताया, ये कहते हैं ये मैंने आपको बताया भी था कि मारवाड़ी जो है 30% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है, कितने 30% क्षेत्र पर लागू थी। और ये क्षेत्र कौन कौन से थे, वो क्षेत्र थे कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत जो था संयुक्त प्रांत, ये सारे जो क्षेत्र थे। और यहाँ पर भी पंजाब प्रांत, तो ये भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र थे इन्हीं पर ये लागू थी, कहते हैं मारवाड़ी व्यवस्था। तो इतने सारे जो क्षेत्र थे यहाँ पर ये लागू थी। उत्तर पश्चिम प्रांत जो कि कहते हैं मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। जैसे ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये पूरा का पूरा कह देते हैं कि यहाँ पर है पंजाब, ये पंजाब क्षेत्र है। ये कह देते हैं उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया, ये मध्य प्रांत हो गया। ठीक है, ये संयुक्त प्रांत। तो ये कहते हैं कि पूरे पूरे जो उत्तर का क्षेत्र है इसी में लागू थी ये मारवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये और कितने परसेंट क्षेत्र पर, तो 30% क्षेत्र पर लागू थी।
और उसको लागू किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी और कहते हैं हॉल्ट मैकेंजी और इनके एक सहयोगी होते हैं, उनका नाम भी आता है हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड जो है, इन लोगों ने ये व्यवस्था लागू की थी। और जेम्स टॉमसन जो कहते हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड और प्लस हॉल्ट मैकेंजी। मैं तो मैटर पूरा ये था कि कहते हैं कि 1819 में हॉल्ट मैकेंजी जो था, इन्होंने ये विचार दिया था। 1822 में कानूनी रूप दिया गया इसको। ठीक है, 1822 में इसको कानूनी रूप दिया गया। इसके बाद 1833 में ये कहते हैं कि जो मारवाड़ी व्यवस्था थी, ये पूरे के पूरे इसको कहते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से पूरे ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, इन क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र थे, इसमें लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या था? मार्टिन बर्ड और एक आता है जेम्स टॉमसन। ठीक है, जेम्स टॉमसन और मार्टिन बर्ड और एक हॉल्ट मैकेंजी, ये तीन व्यक्तियों के नाम आते हैं। इन तीनों ने ही कहते हैं कि जो चलेंगे मार्कर जेम्स टॉमसन और हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, ये जो व्यवस्था थी, कहते हैं इन तीनों का नाम ही आता है हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। इन तीनों व्यक्ति ने ही कहते हैं ये मारवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो मारवाड़ी जो व्यवस्था है उसको किसने लागू किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसने लागू किया था। तो तीन व्यक्ति थे, इसका नाम आता है, एक था हॉल्ट मैकेंजी, दूसरा था मार्टिन बर्ड और तीसरा नाम है जेम्स टॉमसन। ठीक है, तो इन तीन व्यक्तियों का नाम आता है मारवाड़ी व्यवस्था। और कहते हैं कि ये व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, तो मैंने आपको बताया कि 1819 में सर्वप्रथम ये कहते हैं एक कानून, मतलब एक विचार दिया था। हॉल्ट मैकेंजी जो था उसने विचार दिया था 1819 में। इसके बाद 1822 में क्या हुआ कि 1822 में जो व्यवस्था थी उसको कानूनी रूप दिया गया। इसके बाद 1833 में ये जो व्यवस्था थी मारवाड़ी व्यवस्था, इसको स्थायी रूप से ऐसा कहते हैं, इसको मतलब लागू कर दिया गया। तो ये तीन डेट आ रही हैं और इन तीनों को ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहते हैं जो मारवाड़ी व्यवस्था है, एक गांव के साथ दी गई थी, क्योंकि माल का अर्थ ही होता है गांव या फिर जागीर। और दूसरी बात, एकमात्र तीनों व्यवस्थाओं में थे, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था है या स्थायी बंदोबस्त है या फिर मालवाड़ी व्यवस्था है, इन तीनों में ही मात्र मालवाड़ी व्यवस्था ऐसी एक व्यवस्था थी जिसमें क्या था कि मानचित्र का प्रयोग किया गया था। मानचित्र क्या होता है, यदि समझते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो क्षेत्र का करते हैं मैप मतलब तैयार किया जाता है। अर्थात आप किसी व्यक्ति, जैसे रैयतवाड़ी में क्या था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत अर्थात किसान से व्यवस्था की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि ये व्यवस्था जो थी ये रैयत अर्थात किसान से की गई थी। तो रैयत मतलब किसान का आप मैप नहीं तैयार कर सकते। और उसी प्रकार से जमींदारी व्यवस्था में भी जमींदारों से की गई, तो उसका भी आप मैप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी गांव का आप मैप तैयार कर सकते थे। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि मानचित्र का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया था, तो वो थी मारवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब मैं आपको तीनों ही व्यवस्था और इसके परिणाम बता देता हूँ कि परिणाम क्या हुए थे। ठीक है, तो परिणाम इसके कहते हैं कि इसमें भी क्या था कि यदि कोई मतलब किसान या मतलब अपना जो भी भू राजस्व था या लगान था, उसको अगर मतलब सरकार को नहीं दे पाता था, तो उसने कहा था कि यहाँ पे अपनी ज़मीन को किसी साहूकार के पास गिरवी रख सकते थे। ठीक है, या बेच भी सकते थे। तो इसमें भी वही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई जो रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त में सामने आती हैं। जैसे कि जब ये अपनी ज़मीन को गिरवी रखते थे या बेचते थे, तो जब गिरवी रखते थे तो साहूकार के पास जाते थे। साहूकार इनको कुछ पैसे देकर जो है इनका जो लगान था उसको चुकाता था। इसके बाद ये धीरे धीरे करके साहूकार के जंगल में फंस जाते थे, तो वहाँ से नहीं कर पाते थे कि इनके बाद इनका बेटा, इनके बेटे का बेटा, इस प्रकार से व्यवस्था चलती रहती थी। और इस प्रकार से इन सभी तीनों व्यवस्थाओं का ये निचोड़ क्या निकलता है कि अधिक से अधिक किसानों का शोषण एवं किसानों की बदहाली ही निकलता है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों व्यवस्थाओं के बारे में बता देता हूँ कि एक बार फिर से। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में यदि समझूं तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 22 मार्च 1793 को ही लागू होती है। किसने की थी, तो वो कहते हैं कानवालिस ने। उसी प्रकार से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में प्रारंभ की थी। 12 महल एक जिला है जो कि मद्रास का, वहाँ से प्रारंभ हुई थी। और मैं आपको बता दूँ कि रैयतवाड़ी जो कर्नल रीड था उसने प्रारंभ कर दी। और इसके बाद तीसरा, अगर मालवाड़ी के बारे में पढ़ें कि ये मालवाड़ी व्यवस्था कब मतलब कितने लागू की थी और कब की थी, तो दोनों बातें समझते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था 1819 में विचार दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने। 1822 में एक कानूनी रूप दिया गया था मालवाड़ी व्यवस्था को, और 1833 में ये लागू की गई थी।
तो मैंने आपको क्षेत्र भी बताए थे कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई थी। एक बार मैं तीनों को मैप बनाकर बता देता हूँ कि तीनों व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ और कौन कौन से क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये मतलब कहते हैं भारत। ठीक है, अब भारत में कहते हैं यहाँ पर है मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर बम्बई। तो ये जो क्षेत्र है मद्रास और बम्बई वाले, यहाँ पर थी रईतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रईतवाड़ी व्यवस्था, रईतवाड़ी व्यवस्था थी। मद्रास ये है बम्बई प्रेसिडेंसी और ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। अब यहाँ का जो भी क्षेत्र था यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन करते थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर थी रईतवाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थी यह है बंगाल। ठीक है, ये जो बंगाल है, बंगाल में बिहार भी आता है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर उड़ीसा है, और यहाँ पर थोड़ा बनारस का मतलब गाजीपुर क्षेत्र और बनारस खंड भी आता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था यहाँ पर थी कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। और इसके बाद जो यहाँ पर है उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर पंजाब भी है, और उसके बाद कहते हैं मध्य प्रांत भी है, ये उत्तर संयुक्त प्रांत भी है। ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर थी कहते हैं, इन क्षेत्रों में थी महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये महलवाड़ी, ये रईतवाड़ी, ये स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों ही क्षेत्र मैंने बता दिए कि यहाँ पर जो क्षेत्र थे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे जो महलवाड़ी व्यवस्था है यहाँ पर संयुक्त प्रांत भी आता है, और उत्तर मध्य प्रांत भी आता है, उत्तर पश्चिम प्रांत भी और पंजाब प्रांत, इन क्षेत्रों में थी महलवाड़ी व्यवस्था। अब मैं रईतवाड़ी बता देता हूँ। रईतवाड़ी व्यवस्था में कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी पूरी की पूरी आती है, और यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी, ये भी इन दोनों क्षेत्रों में थी रईतवाड़ी व्यवस्था लागू। और स्थायी बंदोबस्त जो है ये कहते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा क्षेत्र, और यहाँ पर बनारस जो उत्तर प्रदेश का बनारस पड़ता है, और गाजीपुर, इन क्षेत्रों में थी कहते हैं, और थोड़ा असम का भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, अब इन क्षेत्रों में लागू थी। अब मैं ये भी बता दूं कि कितने कितने प्रतिशत जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये 30% क्षेत्र पर लागू थी। जो रईतवाड़ी व्यवस्था है इसको यदि बात करूँ तो ये थी 51% क्षेत्र पर लागू, और जो स्थायी बंदोबस्त है ये थी 19% क्षेत्र पर लागू। अब इनमें क्या था कि जो अब इनका ये समझ लेते हैं कि जो जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त था, इसमें जमींदारों को कितना क्षेत्र मिलता था। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार थे उनको मिलता था 1/11 भाग, और जो 10/11 भाग था वो मिलता था अंग्रेजी सरकार को। उसी प्रकार से और कहते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें क्या था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1/11 भाग जमींदार को मिलता था, और 10/11 भाग था वो मिलता था अंग्रेजी को। उसी प्रकार से जो रईतवाड़ी व्यवस्था है वो पूरे मतलब पूरे भारत की अगर बात की जाए तो रईतवाड़ी व्यवस्था 91% क्षेत्र में लागू थी, और जो महलवाड़ी थी वो 30% क्षेत्र पर लागू थी। अब ये तीनों मैंने आपको ये भी बता दूं कि किन किन से, हालांकि मैं बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ। जो स्थायी बंदोबस्त थी वो जमींदारों के साथ की गई थी, और जॉन शोर जो कि कॉर्नवालिस का एक समर्थक था, उसी ने कहा था कि यहाँ पे जो स्थायी बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ कीजिए। ठीक है, और हालांकि जेम्स ग्रांट जो था उसने जमींदारी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाना चाहिए, उसका विरोध भी किया था। किसने किया था? तो जेम्स ग्रांट ने। हालांकि कॉर्नवालिस ने जेम्स जो कहते हैं जॉन शोर था उसकी बात मानी थी। ठीक, अब इसके बाद ये भी बता दूं कि ये जो तीनों व्यवस्था थी इनका परिणाम क्या निकला। इन तीनों का परिणाम यही निकला कि इन्होंने अधिक से अधिक किसानों का शोषण किया, और कहते हैं किसान जो था धीरे धीरे दरिंदगी के तरफ बढ़ता गया, और आखिर में क्या हुआ कि किसान को भूखों भी मरने की परिस्थिति आ गई था। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों व्यवस्थाओं का यही निचोड़ निकलता है कि इन्होंने अधिक से अधिक किसानों का शोषण किया और अपना जो है पेट भरा। इस प्रकार से आप करते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, अगर इन तीनों देखा जाए इन तीनों व्यवस्थाओं में, तो ये क्या करते थे, यदि जैसे कि कोई भी क्षेत्र है, अगर ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ का इन्होंने जैसे सरकारी कर्मचारी जो थे वो इसका पूरा बताते थे कि यहाँ पर इतना लिया जाएगा। जैसे कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर कहा जाता है 3,75,00,000, 3,75,00,000 जो मतलब यहाँ का बोरर्स बताया गया था कि यहाँ से वसूल कीजिए। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, लगभग 12 करोड़ यहाँ से वसूल किया। अब ये क्या करते थे, इतना जो बोरर्स था ये तो देते थे अंग्रेजों को, इसके बाद ये बचा हुआ जो है ये लगभग करते 4 करोड़ देवाने, तो 8 करोड़ जो है ये अपनी जेब में भर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि जमींदार धीरे धीरे भूपति बनते चले गए, और इन्होंने क्या किया, जनता का अधिक से अधिक शोषण किया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, हालांकि ये दूसरा टॉपिक हमारा, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1757 से लेकर जो 1784 तक जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी कि मतलब यहाँ से लेकर 24 परगना क्षेत्र से स्टार्ट होकर ये पूरा का पूरा जो भी व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और मैंने सारी पृष्ठभूमि आपको बताई। यदि आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो सारे आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।